अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो? उमेद आहे त तव्हांजो ॾींहुं सुठो गुज़रियो हूंदो। बाक़ी बि जेको ॾींहुं आहे बचियल त इनशाअल्लाह उहो बि अल्लाह जे हुकुम सां सुठो ई गुज़रंदो। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समुंडी हवाऊं जेके आहिनि उहे शुरू थी वियूं आहिनि। गर्मी पंहिंजी जाइ ते आहे पर थोरो घणो मौसम बहितर आहे छो त हवा लही रही आहे। ऐं जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायां त मामूल जे हिसाब सां जीअं मई में जेका गर्मी थींदी आहे, शिदत वारी गर्मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उहा कोन्हे का, घटि आहे। जेका हीट वेव जेके कुझु ॾींहं पहिरियां ताईं हुई उहा बि एॾी शिदत वारी न हुई, पर जेका बाक़ाइदगी सां हिकिड़ी जेका गर्मी जेका असां चवंदा आहियूं, जेका पोएं साल तव्हांखे जेकॾहिं यादि हुजे मई में जेका गर्मी हुई, अल्लाह जो शुक्र आहे उहा अञा ताईं न आहे थी। ऐं हिन भेरा वरी असांखे इहो बि ॾिसण में आयो आहे त मामूल खां वधीक बरसाती सिलसिलो बि, ऐं मई में जीअं प्रिडिक्शन्स हूंदियूं आहिनि त भई बरसाति थींदी न थींदी, थींदी न थींदी, पर हिन दफ़े अर्ली मॉनसून साइंस असांखे मिलियूं आहिनि। जीअं भर वारे मुल्क में भारत में हिकिड़ो बरसाती सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं उहो सिलसिलो बि जल्दी शुरू थियो आहे। जीअं त उनजो हिकिड़ो स्टार्ट थियण जो जेको हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे मई खां पोइ हूंदो आहे, पर हिन दफ़े उते बि बरसाती सिलसिलो मई में ई स्टार्ट थी वियो आहे। सो इहो उहो सिलसिलो हूंदो आहे जेको पाकिस्तान जी तरफ़ रुख़ कंदो आहे, छो जो बॉर्डर्स मिलियल आहिनि पाण में। ऐं ज़ाहिर आहे त बरसाति ज़रूरत बि आहे असांजी, ऐं बरसाति घुरिजे बि थी। त दुआ इहा ई आहे त अल्लाह साईं जिथे बि मींहुं वसाए ख़ैर ख़ैरियत जो रहमत वारो मींहुं वसाए, छो त पाणी जी बि किल्लत आहे, पाणी जी बि ज़रूरत आहे। मींहुं ईंदो त पाणी बि ईंदो। अच्छा, उन खां अलावा मां इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि, जेके असांजे पाकिस्तान जा मीमर्स जेके आहिनि, जेके मीम्स ठाहींदा आहिनि, मां तव्हांखे हाणे इहा हिकिड़ी रिक्वेस्ट करणु चाहींदमि पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू त जेका बि हिकिड़ी शइ थी उहा सीज़ फायर थी, ख़तमु थी वई। ऐं हाणे अॻिते जा प्रोटोकॉल्स छा आहिनि उहो गवर्नमेंट ॾिसी रही आहे, असांजी फ़ौज ॾिसी रही आहे। हर वक़्तु असांजी फ़ौज सरहदनि ते मौजूदु आहे असांजी हिफ़ाज़त जे लाइ। अल्लाह साईं हुननि जी बि हिफ़ाज़त करे। हू हिकिड़ो सुठो कारनामो करे आया आहिनि, पंहिंजे मुल्क जी इज़त बचाई अथनि, पंहिंजे मुल्क जी दिफ़ा जे लाइ हू विढ़िया आहिनि। त असांजो बि फ़र्ज़ु आहे त हाणे जेको आहे असां पंहिंजी फ़ौज सां गॾु हुजूं, गवर्नमेंट सां गॾु हुजूं। हाणे असांखे कंपैरिज़न न करणु खपे। हाणे असांखे इन्हनि शयुनि तां ध्यानु हटाइणु घुरिजे। हाणे असांखे न हुननि जी फ़ौज खे कंपेयर करणु खपे असांजी फ़ौज सां, न असां पंहिंजी फ़ौज खे हुननि सां कंपेयर कयूं। इन्हनि जो त को कंपैरिज़न आहे कोन। इहो त सॼी दुनिया में जेको आहे हींअर ख़बर पइजी चुकी आहे त पाकिस्तानी फ़ौज जेको आहे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह केॾी पावरफुल आहे। त असांजी फ़ौज जो त कंहिंसां कंपैरिज़न करे बि नथो सघिजे। असांजी फ़ौज माशाअल्लाह ॾाढी ताक़तवर आहे अल्लाह जे हुकुम सां, ऐं ॾाढा मेहनती ऐं फाइटर्स आहिनि जेके पंहिंजे मुल्क जे लाइ हर वक़्तु विढ़ण लाइ तयारु हूंदा आहिनि। सो हाणे कंपैरिज़न खे छॾे करे मुल्क जी तरक़ी लाइ, मुल्क जी ख़ुशहाली लाइ, मुल्क जे दिफ़ा जे लाइ तव्हांखे कुझु न कुझु सोचणु घुरिजे, बजाए जो नेट ते वेही करे, सोशल मीडिया ते वेही करे मीम्स ठाहिजनि ऐं घटि वधि ॻाल्हाइजे हिक ॿिए खे। त हाणे मुंहिंजे ख़्याल में इहे ॿाराणियूं हरकतूं असांखे छॾे करे अॻिते वधणु घुरिजे। इन्हनि शयुनि में हाणे कुझु बि न आहे रखियो। ठीकु आहे, जंहिं वक़्त ताईं जेके शयूं हुयूं सम्झ में अचनि पियूं, मीम्स बि ठहनि पिया, हर शइ थिए पई, उन वक़्तु जेको आहे उहे शयूं सुठी बि लॻनि पियूं। पर हाणे इहे शयूं सुठियूं नथियूं लॻनि। हाणे ॾिसी ॾिसी इंसानु बोर थो थिए। मां त बोर थी थियां पई। हाणे मूंखे मज़ो नथो अचे। मूंखे न आहे ख़बर त ॿिया बोर थियनि था या न, पर थी सघे थो कुझु अहिड़ा माण्हू हुजनि जेके शायदि बोर थींदा हुजनि, छो जो हाणे मीम्स जेको आहे न हाणे एडवांस थी वियूं आहिनि। हाणे इलाही मतिलबु चइबो आहे न त हिकिड़ी लिमिट क्रॉस थी वई आहे इन्हनि मीमर्स जी बि। सो बराए महिरबानी इन्हनि शयुनि खां गुरेज़ कयो ऐं थोरो जेको आहे मुल्क जी ख़ुशहाली जे लाइ बि सोचो। इन खां अलावा मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदमि त असांजी सोसाइटी में औरत हिकु मज़बूत हिकिड़ो कैरेक्टर आहे, जंहिंखे सम टाइम ॾाढो मतिलबु ॾुखियाई बि थींदी आहे अॻिते वधण में, ऐं हर शइ खे फेस करण में हुनखे ॾुखियाई बि थींदी आहे। नंढे हूंदे खां वठी वॾी जेसीं ताईं थिए, शादी जेसीं ताईं थिए, उन जा कुझु प्रोटोकॉल्स हूंदा आहिनि, बल्कि शादी खां पोइ बि उन जा कुझु प्रोटोकॉल्स हूंदा आहिनि। पर अक्सर घरनि में इहो बि ॾिठो वियो आहे त सपोर्ट बि हूंदी आहे, अक्सर घरनि में इहो बि ॾिठो वियो आहे त सपोर्ट न बि हूंदी आहे।
न्याणी खे जेसी ताईं पंहिंजा माउ पीउ पंहिंजो हस्बैंड सपोर्ट नथो करे त हू अॻिते नथी वधी सघे। इलाही अहिड़ा केसिस आहिनि जेके मुआशिरे में अॼु बि घुमी रहिया आहिनि, चाहे असांजो सिंध हुजे, पंजाब हुजे, KPK हुजे, इलाहियुनि जायुनि ते जेको आहे इहे केसिस थींदा आहिनि, रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में असां ॿुधंदा रहंदा आहियूं। सो इन जे लाइ जेको आहे असांजी गवर्नमेंट हिकिड़ो डिपार्टमेंट ठाहियो आहे, कॉल सेंटर आहे सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर, जंहिंजो नंबर आहे 080070806। तव्हांखे कंहिं बि क़िस्म जी हैरासमेंट आहे, कंहिं बि क़िस्म जो तशद्दुद तव्हां ते थिए थो, ऑफिशियल हैरासमेंट आहे, या घर में जेकॾहिं तव्हांखे तव्हांजो मुड़ुसु तव्हां ते तशद्दुद थो करे, तव्हांजा सावरा तव्हां ते तशद्दुद था कनि, या कंहिं बि क़िस्म जी काई बि तव्हांखे परेशानी आहे, त तव्हां हिन नंबर ते कॉल करे तव्हां पंहिंजो मसइलो ॿुधाए सघो था, उन खां पोइ लीगल एक्शन खयो वेंदो। सो इन हवाले सां जेको आहे असां सां गॾु रुखसाना परवीन खोखर साहिबा हिते मौजूदु आहिनि, जेके मैनेजर सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर आहिनि। सो उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर क्या है और ये क्या काम कर रहा है? सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर, जिस तरह नाम से है, लीगल इसमें आ रहा है और एडवाइज़री के एडवाइज़री कॉल सेंटर है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध लॉ डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है और लीगल एड सोसाइटी के साथ मुश्तरका एक काविश है। लीगल एड सोसाइटी का मैं बताती हूँ और वन बाय वन मैं बताती हूँ। लीगल एड सोसाइटी एक इदारा है, एक फलाही इदारा आप कह सकते हैं, एक NGO, नॉन प्रॉफिट NGO है। एक हमारे मुल्क के माया नाज जस्टिस हैं, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज हैं, सिंध हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस रहे हैं। उनकी चेयरपर्सनशिप में ये इदारा काम कर रहा है, लीगल एड सोसाइटी। इस इदारे में चीफ लीगल एडवाइज़र की हैसियत से हमारे बड़े मारूफ जज हैं जस्टिस आरिफ हुसैन खिलजी साहब, वो इस इदारे में एज अ चीफ लीगल एडवाइज़र के तौर पे हमारे साथ हैं। तो इनकी सरबराही में लीगल एड सोसाइटी चल रहा है। लीगल एड सोसाइटी ने एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया 2014 में कि जस्टिस साहब जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने सोचा कि इंसाफ का पैगाम लोगों को मज़ीद कैसे मिलता रहे। सही। तो उन्होंने स्टार्ट में जो है वो कोर्ट के बाहर एक टेबल डेस्क रख के तो लोगों को फ्री मशवरा देना शुरू किया। अच्छा। और वो फिर बाकायदा 2014 में एक इदारे की हैसियत से सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर बना। इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा अप्रिशिएट किया और लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको बाकायदा फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको मज़ीद आगे लेके चलाया और सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर अब लीगल एड सोसाइटी और लॉ डिपार्टमेंट की एक मुश्तरका काविश है। अच्छा अच्छा। अब आसान ज़बान में लोगों की आसानी के लिए मैं समझाती हूँ कि ये एक ऐसा कॉल सेंटर है अपनी नौयत का कि इस रीजन में, एशिया में इस नौयत का आई थिंक ये पहला इदारा है। अच्छा। पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि इसमें हाई कोर्ट के इनरोल्ड वकील आपकी खिदमत के लिए हाजिर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जजेस की सरबराही में उनकी ज़ेरे निगरानी आपको जो भी मशवरा कॉल सेंटर पे दिया जाता है वो उनकी नज़र से ज़रूर गुजरता है। अच्छा। कि ये मशवरा इनको जो दिया गया है बेहतर वकील ने दिया है या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। सही। तो मुल्क के कोने कोने से हमें कॉल्स आती हैं, पाकिस्तान के 600 से ज़्यादा शहरों से हमें कॉल्स आती हैं, कभी कभी बाहर से भी लोग हमें कॉल करते हैं और कोई भी किसी का मैटर है, जिस तरह आप बता रही थी कि हैरासमेंट का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू है, प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है, या कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, कोई भी मसला है, आप बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे वकील जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपकी लाइव कॉल लेते हैं और वहाँ पे आपसे किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते और आपको वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताते हैं कि आपने आगे क्या करना है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। और इसके साथ ही जो है एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सिंध, ख़ास तौर पे ये वाली सहूलत सिंध के लोगों के लिए, वैसे तो फ्री कानूनी मशवरा, मुफ्त कानूनी मशवरा आप मुल्क के किसी हिस्से से भी ले सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल चीज़ जो सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के लोगों के लिए की हुई है, आपको पता है कि सिंध परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सेल है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिलेटेड आपको कोई भी कंप्लेन है, लाइक आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कंप्लेन है कि मेरी FIR सही से दर्ज नहीं हो रही, या फ़लाँ बंदा मुझसे रिश्वत ले रहा है, या मेरे इलाके में सरकारी हस्पताल है डॉक्टर नहीं आ रहा,
या मेरे स्कूल में टीचर है बच्चों को मारपीट कर रहा है, या टीचर घर बैठ के हाजिरी लगा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने मिसालें दी हैं। तो इस किस्म का सरकारी किसी भी इदारे से आपको कोई कंप्लेन है तो आप वो भी हमारे सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे। हमारा सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर जो है वो SPMS जो सिंध परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेल है उसके साथ इंटीग्रेटेड है। तो आपकी घर बैठे शिकायत जो है वो हम वहाँ पहुँचाते हैं और फिर वो सिंध सेक्रेटेरिएट से कंप्लेंट सेल से फ़ौरन मुतलका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या मुतलका शोबे को वहाँ से लेटर जारी होता है कि भाई इस इशू को देखें। ज़बरदस्त। तो मतलब कि इतना एक ज़िंदगी में आसानी है ये, और सिंध गवर्नमेंट का ये बहुत एक प्यारा प्रोग्राम है कि जिससे घर बैठ के लोगों को इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ तक रिसाई मिल रही है। ज़बरदस्त। या त हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॻाल्हि ख़बर पई आहे। हूअं त ॾिठो वेंदो आहे त असांजी भेनरूं जेकी आहिनि, जेके पढ़ियल लिखियल आहिनि, जिन खे शऊर आहे, त शायदि उन्हनि खे जेकॾहिं अलाह न करे कंहिंखे बि का तकलीफ़ हुजे ज़िंदगी में, पर जेकॾहिं उहे इन नंबर ते कॉल कनि थियूं त उन्हनि खे बहितरीनु रसाई मिली सघे थी। पर जिन खे ख़बर नाहे त तव्हां इहो नंबर नोट कयो ऐं ख़ुदा न ख़्वास्ता हाणे या इन फ्यूचर तव्हांखे कॾहिं बि ज़रूरत पए थी इन नंबर खे डायल करण जी, त बिल्कुलु हेज़िटेशन फील न कयो। हिन जा कोई चार्जिस कोन्हनि, जीअं असांजी भेण ऑलरेडी ॿुधाए चुकी आहे। ऐं तव्हां बिल्कुलु इन नंबर ते कॉल करे तव्हां एडवाइस वठी सघो था, पंहिंजो मैटर ॿुधाए सघो था। अच्छा, ज़्यादातर कौन से ऐसे कानूनी मसाइल हैं जिनके लिए लोग कॉल करते हैं? जी किरण, आपके सवाल में मैं एक और चीज़ भी साथ में बताना चाहूँगी। एक तो पहले आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ कि कौन से कानूनी मसाइल हैं। हमारे पास हर नौयत की कॉल आती हैं किरण, लाइक के प्रॉपर्टी से मैटर आती हैं कि मेरे जो वालिद हैं मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, या मेरा भाई मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा, या जिस तरह से आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के इशू हैं, या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो मसाइल हमारे हैं, किसी का कोई फार्म में नहीं दर्ज हो रहा, किसी का कोई जो है वो सरकारी इदारे से कोई मसला है। मतलब पूरा दिन हमें इस तरह की कॉल्स आती हैं, और कभी बड़े सीरियस मैटर्स की भी आ जाती हैं कि किसी को लाइफ थ्रेट मिल रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मुझे बताएं मैं क्या करूं इस वक्त फ़ौरन। ठीक है, तो हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म है। कोई बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन में लोग होते हैं जिनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, वो भी हमें बाज़ औक़ात कॉल आ रही होती हैं। तो हमारी फिर इंटीग्रेशन है, लाइक के डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। जी, सेहत कहानी एक इदारा है जो मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, हमारी उनके साथ कोलैबोरेशन है। फिर इस तरह का केस है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फिर जो है ना लोगों को वो काउंसलिंग करते हैं और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ उनके रिजॉल्व करते हैं। इसी तरह रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके अगर किसी किस्म के कोई मसाइल हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, या माजूर अफराद हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी है, अपने मसाइल पे बात करनी है, या कोई वसाइल पे बात करनी है, किसी सहूलत पे बात करनी है, तो वो भी मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि नाउ OPD जो माजूरों की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तो मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी इदारों के साथ हम मिल के चल रहे होते हैं, और इस तरह के अगर कोई केस आते हैं तो फिर हम उनको उनके साथ लिंक भी करवा रहे होते हैं। अच्छा जी, और इसी तरह से कोई मुख्तलिफ गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम्स वगैरह हैं कि उनके बारे में मालूमात लेनी है तो वो भी लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं कि हमें स्कीम का बताएं क्या है। तो ये सारा सिस्टम मतलब ऑनलाइन है, और डॉक्टर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, 24/7 अवेलेबल है। हमारी सर्विस जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि 24/7 है। वो इस तरह से कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से आजकल एक IT का दौर है, AI का दौर है, और जिद्दत है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, तो हमारा जो आप अगर हमारी लीगल एड सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक डिजिटल वकील मिलेगा जिसको हम नाज असिस्ट कहते हैं। ठीक है, नाज असिस्ट जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब की इज़्ज़त अफजाई के लिए हमने उनके नाम से नाज असिस्ट रखा है। तो नाज असिस्ट जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको लीगल चैटबॉट जो है वो पॉपअप करेगा, और फ़ौरन जो है आपसे पूछेगा कि आप कौन सी ज़बान में बात करना चाहेंगे। अच्छा। आप सिंधी में करना चाहेंगे, पश्तो में करना चाहेंगे, उर्दू में करना चाहेंगे, या इंग्लिश में करना चाहेंगे। आप किसी, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन बोलने से ज़्यादा लिखने को प्रेफर करती है, आप उस ज़बान में अपना मसला बताएंगे, वो फ़ौरन आपको उस पर रिप्लाई करेगा, और पाकिस्तानी लॉज के कॉन्टेक्स्ट में करेगा वो आपको। और फर्दर अगर आप चाहते हैं कि मैंने वो आपसे पूछेगा कि आपने मज़ीद समझने के लिए वकील से बात करनी है, मैं आपको वकील से कनेक्ट करवाऊँ, तो वो भी फिर उसमें सहूलत है। और अगर आप लाइक
आप नाज असिस्ट की सहूलत भी नहीं ले रहे, आप रात के वक्त किसी मसले में हैं और आप हमें कॉल करते हैं, तो हमारा एक AVR सिस्टम इस तरह से, IVR सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि सुबह जैसे ही वकील अपनी डेस्क पे बैठेगा फ़ौरन उसके डेस्क पे पहुंच जाएगा कि फ़लाँ शहर से फ़लाँ बंदे ने आपको कॉल की थी, कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम पे, तो वो फ़ौरन फिर हमारे वकील उसको कॉल बैक करते हैं। अच्छा कि भाई आपकी कॉल आई थी, खैरियत है। तो इस तरह से जो है हमारी सर्विस जो है आप कह सकते हैं कि 24 घंटे अवेलेबल है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप पूरे एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप हमें कॉल करें, और आपका डेटा जितना भी होता है वो पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है। मुझे भी नहीं पता होता कि आज के दिन में मैं फ़लाँ बंदे का किसी का मैं डेटा निकाल सकूं, हालांकि मैं पूरा सिक्योर होता है बिंग सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर में पूरा एक मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो गैर ज़रूरी तौर पे हम भी नहीं देखते, इंटरनल टीम को भी इजाज़त नहीं होती। तो कहने का मकसद यह है कि आप बिल्कुल पूरे एतमाद और ट्रस्ट के साथ कॉल करें, आपका डेटा बिल्कुल लीक नहीं होता। और उन दोस्तों से कि या वो बहनें जो ये समझती हैं कि भाई मैं अपना नाम नहीं बताना चाह रही, तो आप ना बताएं नाम, आप मशवरा तो लें। खामखा एक परेशानी में ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है, जीने से बेहतर है आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दें, आप मशवरा लें। आप अपना शहर का नाम बताएं, ना बताएं, अपना नाम बताएं, ना बताएं, इट्स अप टू यू। सिर्फ हम वो पूछते इसलिए हैं कि अपना डेटाबेस मैनेज करने के लिए कि इस शहर से हमें कितनी कॉल्स आई, इस शहर में मार्केटिंग की कितनी ज़रूरत है, इस शहर के लोगों के कितने मसाइल हैं, ख़वातीन के कितने मसाइल हैं, मर्दों के कितने मसाइल हैं। तो वो जो डेटा आपसे पूछ रहे होते हैं तो वो आपकी बेहतरी के लिए पूछ रहे होते हैं। अदरवाइज़ हमारा कोई उसमें मकसद नहीं है, वो भी आप पे है कि बताना चाहें बताएं, ना बताएं तो भी हमारी खिदमत हाजिर है। सही, ज़बरदस्त। इस कॉल सेंटर ने ख़वातीन और महरूम तबकों के लिए इंसाफ तक रसाई को किस हद तक बेहतर बनाया है? गुड क्वेश्चन। किस हद तक बेहतर बनाया? इस हद तक बेहतर बनाया है कि पहले जो था ख़वातीन ख़ुद को जो थी वो समझती थी, महरूम समझती थी, या समझती थी कि पता नहीं मैं किससे बात करूं। अब उनको ये पता है कि मैंने सिर्फ एक लाइन टाइप करनी है और फ़ौरन पीछे से मुझे रिस्पॉन्स आएगा चैट बोर्ड पे। उनको पता है कि मैंने एक कॉल करनी है और मैंने बताना है अपना इशू, तो उन्होंने फ़ौरन किसी न किसी इदारे से मुझे कनेक्ट कराना है, ठीक है। तो ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए ये इदारा बहुत काम कर रहे हैं, और जिस तरह से डेली बेसिस पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ख़वातीन हमें आउटरीच करती हैं अपने बड़े से बड़े मसाइल के लिए भी और अपने छोटे से छोटे मसाइल के लिए भी। तो जितनी ज़्यादा हमें कॉल्स आ रही होती हैं, हमें और ज़्यादा हमारा दिल करता है मेहनत करने का और काम करने का। ख़वातीन बिल्कुल जो है ना, उनकी सहूलत के लिए ही तो ख़ास तौर पे ये बनाया गया है, और उन महरूम तबकात के लिए कि जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। सही। अच्छा, आप हमसे कोई ऐसा वाक़या शेयर कर सकती हैं जो आपके दिल को छू गया हो? हाँ, किरण, डेली ही वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जो दिल को छू रहे होते हैं। देखें, हमारा जो काम है ना, हमें परेशान लोग कॉल करते हैं, आपको पता है। खुशी से तो कोई नहीं वकील के पास जाता है ना, डॉक्टर और वकील के पास। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं कि बंदे का दिल करता है कि मैं और मेहनत करूं। सुबह जब हम आते हैं और जब शाम को जा रहे होते हैं ना, तो मैं जब वापस घर जा रही हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ ना, तो एक तरह से ना एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हो रहा होता है कि आज मैंने कुछ किया, कुछ काम किया, किसी के लिए मैंने कुछ किया। हाँ, जैसे मैं आपको एक वाक़या बताऊँ कि कुछ दिन पहले हमें एक कॉल आई और एक लड़की कॉल कर रही थी कि मेरी अम्मा को मेरा भाई जो है ना वो रोज़ मारता है, अल्लाह, ठीक है, और हमें ख़र्चा भी नहीं देता और घर से निकालने की धमकियां देता है, हम क्या करें। इस तरह के एक लड़की आई कि मेरा इतने महीनों का बच्चा है, मेरे हस्बैंड ने मुझसे छीन लिया है। अल्लाह, ठीक है। कौन लोग हैं ये? कौन लोग? ये हम ही में से लोग हैं। ये जो हमें यकीन नहीं आता ना कि क्या वाकई ऐसे होते हैं। आप एक दिन कॉल सेंटर गुजारें, आपको एहसास हो कि लोग कितने दुखी हैं, कितनी परेशान है आवाम। अभी परसों मेरे ऑफिस में एक लड़की आई हुई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो अपने किसी काम से आई हुई थी और वो बता रही थी कि देखें, नसीब की बातें हैं, और नसीब की भी, और शायद कहीं ना कहीं हमारा भी बड़ा कसूर है कि वो बता रही कि मैं 6 महीने की थी तो मेरे वालिद जो है एक्सीडेंट की वजह से फ़ौत हो गए। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो इस वजह से फ़ौत हो गई। फिर मेरे चाचा ने मुझे पाला, फिर उन्होंने बस मेरी फिर शादी कर दी। आगे जो मेरा हस्बैंड था वो मुझे रोज़ मारता था,
तो कहती मैडम उसने मेरा 3 साल की बेटी है वो मुझसे छीन ली है। तो मैंने कहा अभी आप क्या करती हैं? तो लाइक वो बता रही कि मैं किसी हॉस्टल में रहती हूँ। ठीक है, तो अब इस तरह के जब दुखी लोग आते हैं और आप उनकी मदद के लिए, आपके दिल में खुद से तड़प पैदा होती है। हमें बुजुर्ग वालिदैन फ़ोन करते हैं कि जायदाद सारी बच्चों के नाम कर दी है, हम बैठे हुए हैं, क्या हमारा कानूनी हक है कि हमारे बच्चे जो हैं हमें ख़र्चा पानी दें, मेंटेनेंस दें? तो ये तो एक खिदमत खल्क है। ठीक है, तो ये अल्लाह पाक जो है सिंध गवर्नमेंट को और ज़्यादा क्या कहते हैं कि दे, हिदायत भी दे कि वो और ज़्यादा इस तरह के इसी तरह से इनिशिएटिव ले। ये सिंध गवर्नमेंट का मैं कहती हूँ कि एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। लोगों के लिए रोड्स बना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना, सब बहुत अच्छे काम हैं। लेकिन इस तरह हेल्थ के ऊपर काम करना, ये सारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन इस तरह का ये वाला जो मॉडल एक इनिशिएटिव है ना, बहुत अच्छा ये अपनी नौयत का यूनिक है कि पता नहीं दिन में कितने दिलों से रोज़ाना दुआएं निकलती हैं। वाकई ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सिंध गवर्नमेंट के लिए। सही बात है। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब के लिए कि जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं रोते हुए आते हैं और जब खुश होके जाते हैं और हमारे पास स्टोरीज आ रही होती हैं, हंसते हुए जाते होंगे, खुश होते हुए जाते होंगे। ऐसे ही है। कई दफ़ा तो ऐसे भी होता है ना कि आप हमारा वो वेबसाइट पे जाए ना, लीगल एड सोसाइटी की वेबसाइट पे, तो उस पर हमारी वो सक्सेस स्टोरीज भी आ रही होती हैं। आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के भी। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लाइक लोग हमें कॉल करते हैं कि हम वकील, तो आपने मशवरा तो दे दिया है मैडम, लेकिन मैं वकील नहीं अफोर्ड कर सकता या कर सकती, हम क्या करें? तो हम कहते हैं भाई आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, हम आपको बता रहे हैं अब आप ये वाली एप्लीकेशन लिखो, नहीं लिखने आ रही, चलो हम आपको लिख के देते हैं। चलो भाई अब इसको जाके फ़लाँ मजिस्ट्रेट के पास जमा कराओ, उसके बाद जो कहे फिर आके हमें फ़ोन पे बताओ, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो इस तरह हमने कई ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं कि लोगों ने खुद वकील बन के तो अपना केस आगे परस्यू किया है, तो फीस नहीं देनी पड़ती। सही बात मसला यही होता है ना कि हमें तो एक एप्लीकेशन भी लिखवानी हो तो हम वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होते हैं कि अब इसको कैसे करना है। तो ये एक बेहतरीन सहूलत है लोगों को। हमारा टीवी पे बैठने का, आ जाने का, जो आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन का मकसद भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को बताया जाए कि परेशान ना हों। इदारे हैं आप लोगों के साथ, आपकी दिल की आवाज़ सुनने के लिए इदारे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि लीगल एडवाइजरी हुकूमत या अदलिया के साथ किस तरह ताउन करता है? क्या लीगल एडवाइजरी जो है कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ताकि कानून में मज़ीद एक अच्छा इजाफा हो? हाँ, तो देखें, लीगल एड सोसाइटी जो है ना, वो इस थीम पे काम करता है कि सबसे पहले कानून को जाने, नो द लॉ, यूज़ द लॉ, एंड थर्ड वन शेप द लॉ। कानून को जाने, कानून को इस्तेमाल करें, और अगर कानून नहीं है तो उसको शेप करें, उसमें अमेंडमेंट करें या नया कानून लेके आएँ। तो उसके लिए हम एडवोकेसी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो अदालतों के लिए या गवर्नमेंट के लिए किस तरह से ये इदारा मुफीद है, आप देखें किरण के पाकिस्तान में अदालतों के ऊपर कितना बोझ है। जैसे मैं मिसाल दे के समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे एक डॉक्टर है सरकारी अस्पताल में, तो हम जब या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के ऊपर कितने मरीज हैं, हमें कितना वेट करना पड़ता है। इसी तरह अदालतों का हशर है, अदालतों का हाल है कि हमारे पास जजेस कम हैं, केस ज़्यादा हैं। यही वजह है कि जब आप एक केस होता है तो उसके ऊपर वो एक बड़ा जुमला भी मशहूर है ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो लीगल एड सोसाइटी जो है, कई दफ़ा ऐसे सारे केस होते हैं कि जिनको एडवाइस के ज़रिए फ़ौरन लोगों को रास्ता दिखा देता है, तो उनको बहुत प्रोलॉन्ग इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एक चीज़। नंबर 2, हम लोगों को रेफ़र करते हैं कि मुसालिया इंटरनेशनल सेंटर है, आर्बिट्रेशन सेंटर है, मीडिएशन का सेंटर है, कि जिसमें आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। अगर क्रिमिनल लेवल के बड़े हीनियस किस्म के केसेस नहीं हैं, प्रॉपर्टी के हैं, सिविल मैटर्स हैं, लाइक जो मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हो सकते हैं, तो हम उनको कोर्ट जाने के लिए रेफ़र नहीं करते, हम उनको मीडिएशन की तरफ रेफ़र करते हैं। और वो आपका जो है वो बड़े कम अरसे में जो है आपकी ही मर्जी के साथ जो है वो मीडिएशन के प्रोसेस से आपका केस जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, आपका डिस्प्यूट हल हो जाता है। और आपको पता है एडीआर जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपको पता है कि दुनिया में हर जंग का इख्तिताम हमेशा
टेबल टॉक पे ही होता है, बिल्कुल मीडिएशन पे ही हाँ, होता है। हाँ। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लें हाँ। कि किस तरह से जो है मुख्तलिफ कंट्रीज ने दरमियान में पढ़ के मीडिएशन की और अब ये जंग को रोका गया। तो मीडिएशन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, लड़ाई किसी मसले का हल नहीं होती, तो मीडिएशन हर मसले का हल है। तो लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि मीडिएशन की तरफ आएं। सही। तो लीगल एड सोसाइटी अदालतों से इस तरह से भी बोझ कम कर रहा है कि हम जब हमारे पास कोई केस आता है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, लोगों को मीडिएशन का मशवरा ज़रूर देते हैं। फिर हमारा मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर के साथ जो है कोलैबोरेशन है, तो हम उसके साथ फिर केस रेफ़र कर देते हैं। फिर उधर से मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर से फिर क्लाइंट को कॉल जाती है कि आपके लिए आपका ये केस रिसीव हुआ है कि आप मीडिएशन के लिए राज़ी हैं। कई दफ़ा मियाँ बीवी की सुलह कराई है, तलाक होते होते हमने बचाई है। कई घर उजड़ने से बचाए हैं, टूटने से बचाए हैं। हाँ। तो मीडिएशन जो है वो भी हमारे पास एक बेहतरीन वो सोल्यूशन है। सही। तो मैं खुद भी इस वक्त हाई कोर्ट से इनरोल्ड मीडिएटर आपके सामने बैठी हुई हूँ, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से। तो लीगल एड सोसाइटी अपनी टीम को भी एज अ मीडिएटर ट्रेन कर रहा है। मुसालिहा इंटरनेशनल सेंटर के थ्रू जो है वो एक मुसालिहा इंटरनेशनल भी हमारा एक बड़ा इनिशिएटिव है। तो मतलब कि आप कॉल सेंटर जो है वो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इदारा है कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके हर मसले का हल माशाल्लाह जस्ट एक कॉल, जस्ट वन कॉल। Yes. अच्छा ये बताइए कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो ख़वातीन को कानून की मदद लेने से रोकती हैं? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं? आप सुनाती जाए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन देखिए जहाँ तक मेरा जो एक दिमाग काम कर रहा है वो घर, हाँ। वो एक पीछे जो प्रेशर है, हाँ। वो जो एक मतलब धमकी होती है कि 3 लफ्ज़ में फारिग कर दूंगा और बच्चे रख दूंगा, ये कर दूंगा, ये शायद चीज़ें रोकती हैं औरतों को कि मैं आगे जाके कानून की मदद ना लूँ, या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, वहाँ से स्टार्ट करते हैं धमकी से कि ये जो 3 लफ्ज़ हैं या जो बच्चे रख लूँगा, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ इसके लिए कि ये अब वो वाली धमकी नहीं है, ख़वातीन को पूरा पता है, ठीक है। एक बिल्कुल पुरतशद्दुद इंसान एक जालिम इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि बंदा अलग हो जाए फिर, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। शायद तलाक नापसंदीदा कम है, लेकिन बनाया शायद इसीलिए गया था कि आप जुल्म मत सहें, ठीक है। जालिम वो है जो जुल्म को सहता है, सही, ठीक है। तो इस्लाम ने ख़वातीन की बड़ी हौसला अफजाई की है इस मामले में कि जुल्म को ना सहें, अपने ऊपर जुल्म ना होने दें, ठीक है। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है माशरे में, ठीक है, कि शायद मैं 3 लफ्ज़ दे दूंगा और औरतें जो हैं वो बर्दाश्त करें, तो बर्दाश्त नहीं करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और हम क्योंकि मैं खुद माँ हूँ 2 बेटियों की, ठीक है, हमारे अपने घर में बच्चे हैं, और इसका ख़ात्मा ऐसे हो सकता है कि अब हम जो न्यू जनरेशन की माएँ हैं, हम अपने बेटों की तरबियत पे फोकस करें। हमने पूरी तवज्जो लड़कियों की उस पे कर दिया, बेटों की तरबियत का टाइम है कि हमने पूरी तवज्जो कर दी बेटियों पे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बर्दाश्त कैसे करना है, सब्र कैसे करना है। आज वही फ़र्क है कि एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं, लड़के को गाली दें उसने बर्दाश्त नहीं करनी, लड़की गाली बर्दाश्त कर लेती है, लड़के के अंदर बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ठीक करना है। और आपका सवाल था कि मसाइल क्या हैं, वजह क्या है जो ख़वातीन को आने से रोकती हैं, तो इसमें यही वजूहात हैं। सबसे पहले तो यह है कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम, ख़वातीन के पास, आपको पता है कि कितने % पाकिस्तान में लड़कियां पेड जॉब्स करती हैं और कितने % लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं जो दूसरों के उस पे रहमो करम पे हैं, चाहे वो उनके वालिद हैं, चाहे उनके भाई हैं, या चाहे उनके हस्बैंड हैं, वो अनपेड काम करती हैं, हाँ। ठीक है, अनपेड डोमेस्टिक लेबर करती हैं। अब इससे कई लोग मेरी बातों से खुदारा नाराज़ ना होइएगा, घर का काम मैं भी करती हूँ, ठीक है, घर का काम सबको करना चाहिए, जहाँ ख़वातीन करती हैं वहाँ मर्द भी करें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी को सिर्फ झाड़ू पोछे पे लगा दो। कितनी हमारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं किरण, आपने कभी गौर किया कि हमारे हर साल कितनी MBBS डॉक्टर्स क्लियर करती हैं, कितनी वकील बनती हैं, और उसके बाद वापस फील्ड में कितना रिटर्न करती हैं, घर बैठ जाती हैं, अपने बच्चों और घर की वजह से अपनी जॉब्स को छोड़ देती हैं, अपनी फील्ड को अलविदा करके सिर्फ किस प्रायोरिटी क्या होती है कि जी घर संभालना है। अब घर कोई फैक्ट्री या कोई वो नहीं है, बच्चे से मुराद एक अलग चीज़ है, बच्चा अलग कॉन्सेप्ट है,
घर संभालना अलग कॉन्सेप्ट है। अब क्या हम बच्चे नहीं संभाल रहे हैं? बिल्कुल संभाल रहे हैं। मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो क्या मैं बच्चा नहीं संभाल रही? ठीक है, तो वो जो इस अनपेड लेबर वर्क को अलाइन कर देना बच्चे संभालने से डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि अनपेड लेबर की वजह घर का ख्याल कौन रखेगा, अजी झाड़ू पोछा कौन करेगा, टाइम पे रोटी कौन पकाएगा, चौकीदारी कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, कौन इस्त्री करेगा, फलाना टिमकाना। भाई बहू है, कोई नौकर नहीं तो है। कर करा के वो बच्ची जो है पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता बच्ची वो घर बैठ जाती गई है। हाँ। ठीक है, करियर खत्म। अब वो हो गई डिपेंडेंट। जब किसी के ऊपर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो, किसी से पैसे मांगते हो, तो उसका ताल्लुक दोस्त वाला नहीं होता, वो फिर आका और गुलाम का ताल्लुक होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब दोनों दोनों बैलेंस करें, बराबर हो। इसीलिए तो कहा जाता है मियाँ बीवी या मर्द औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। पहिए भी दोनों एक दूसरे के लिबास है भाई। एक चीज, एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज लड़कियों को नहीं है, जिसकी वजह से वो इंसाफ तक रिसाई नहीं हासिल करती। दूसरा, ये जो माशरती टैबोस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, लोग क्या कहेंगे कि यही खा गया रोग, क्या कहेंगे लोग। ठीक है, ये है। और तीसरा, ये माशरती रवैये हैं। तो आज के प्रोग्राम के तवसत से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा अपने रवैयों को तब्दील करें। इंसाफ हम सब का हक है। और मैं सिर्फ ख़वातीन के हकूक़ पे बात नहीं करती, मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं मर्दों के लिए भी बात करती हूँ कि ये जो हमारे मर्द हजरात हैं, इनके रवैयों में भी ये मसाइल क्या किस वजह से हैं कि हमारे ही माशरे ने इनको ओवरबर्डन कर दिया है। सारा अनपेड वर्क जो है ख़वातीन के लिए, पेड वर्क इनके लिए। 20 बंदों की 15 बंदों की फैमिली को चलाने की पूरी माशी जिम्मेदारी जब एक मर्द पे है, वो मार्केट में उसके अंदर सलाहियत है या नहीं है। ठीक है, इतनी वो लाइक अगर एक नॉर्मली 6-7 बंदों की भी फैमिली है, तो क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 7 बंदों के लिए उतने ही पैसे बाहर से कमा के लाए? जब वो नहीं मार्केट से कमा के लाता, फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन आके कहाँ पे निकलती है? बच्चों पे या उनके ऊपर। क्योंकि बाहर तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो हम हमेशा शेर उसके लिए बनते हैं जो हमसे कमज़ोर हो या जो कंप्रोमाइज कर रहा हो हमारे साथ। तो ये जो बैलेंस है ना, उसको भी हमने देखना है। सही बात है। अच्छा, लास्ट आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, क्विक अगर आप उसका एक जवाब दे दें, क्योंकि उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है, कि जो भी औरतों के मसाइल हैं उनके पीछे जो हमारे मर्द हजरात हैं, उनका क्या एक रोल है कि उनके मसले हल करते हैं या जस्ट वो बैठकर पपेट शो देख रहे होते हैं? एक मर्द भी तो हमें हमारे ही माशरे से है ना, कहते हैं ना कि ज़माना कौन है, हम ही ज़माना है ना। तो वो इन माशरती स्टीरियोटाइप्स की वजह से वो भाई अपनी बहनों को स्कूल नहीं जाने देते, शौहर अपनी बीवी को बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये रवैये हैं जिनको हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मर्द अगर अपनी सोच आज से ही चेंज करें तो ना ही कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो नहीं सकता, सॉरी टू से हो नहीं सकता, वरना फिर मर्द ना कहलाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिबेट है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे इस टॉपिक पे बात करने का, और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं। सीरियसली मैं ऑनियर कह रही हूँ, क्योंकि ये वो काम है कि मेरा ख्याल है कि हर औरत को करना चाहिए, हर औरत की मदद करनी चाहिए, हर भेण के ॿी भेण जी मदद करणु घुरिजे। ऐं निकिरो ॿाहिरि, पंहिंजे हक़नि लाइ विढ़ो, पंहिंजे हक़नि खे सम्झो, पंहिंजे वजूद खे सुञाणो। अल्लाह साईं जॾहिं मर्द ऐं औरत खे पैदा कयो आहे त ॿिन्ही जा बराबरि जा हक़ रखिया आहिनि। त अॼु जी औरत कमज़ोर न आहे, पर किथे किथे कमज़ोर आहे। त इन जे करे ही नंबर आहे, जेकॾहिं ख़ुदा न ख़्वास्ता तव्हांखे लाइफ में कंहिं बि मोड़ ते ज़रूरत पए थी त 080070806 इहो नंबर आहे। तव्हां इन नंबर ते कॉल कयो ऐं तव्हां एडवाइज़िस वठी सघो था। अॻिते ई वेठा आहिनि, उन खां पोइ जो जेको बि प्रोसीजर आहे हू पाण ई तव्हांखे गाइड कंदा। सो थैंक यू सो मच रुखसाना फॉर कमिंग और ज्वाइनिंग अस हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह दोबारा भी मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। कोई मैसेज 30 सेकंड का मैसेज ज़रूर दे सकती हैं आप। मैं इस पे करूँगी कि देखें, दुनिया में मायूसी इतनी भी नहीं है। अब मेरे भी तो वालिद साहब थे ना, वो भी तो एक मर्द ही थे ना। बिल्कुल ठीक है, हमारे नबी पाक भी तो एक मर्द ही थे ना, जिन्होंने तालीम सबके लिए बराबर करार दी कि मर्द औरत दोनों तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हाँ। मेरा भाई भी तो है, मेरा शौहर भी तो है, उन्हीं का एतमाद है ना, अपनी फैमिली के बैकअप सपोर्ट है कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। अपनी फैमिली के तो लिए मिसाल लें हम जैसी कामयाब ख़वातीन की
ठीक है, हमारे पाकिस्तान की हीरोज़ की मिसाल लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, सही बात है, मरियम हकीकत नवाज है, को हकीकत देखें, बात। हमारी डॉक्टर्स को देखें, उनके भी तो वालिदैन हैं, सपोर्टिव मर्द हैं पीछे, तो वो लड़कियां आज माशरे में नाम बना रही हैं। मलाला यूसुफजई को देखें, सवात जैसे माशरे में जहाँ पे मतलब कि आपको पता है कि किस तरह का कल्चर वहाँ पे सख्त था, पढ़ी बोल, तो लेकिन पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बोल, हाँ। आज वो जो है वो पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो सही। ऐसे मर्दों में खुद को शुमार करें, ना कि उन मर्दों में कि कल को बेटियां बड़ी हों तो कहें कि हमारे अब्बा ने या हमारे भाई ने पढ़ने नहीं दिया था, या मेरे शौहर ने मेरे साथ ये किया सही था। बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। ऐं इंशाल्लाह ब्रेक खां पोइ तव्हां सां मिलूं था ॿियनि गेस्ट सां गॾु, सो कारे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं। तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। हींअर असांखे जॉइन कियो आहे डॉक्टर फैसल अज़ीज़, पाकिस्तान हेयर रिस्टोरेशन मेंबर, PMDC वेरीफाइड क्वालिफाइड सर्जन आहिनि, ऐं उनखां अलावा मास्टर बाबर जानी असां सां गॾु मौजूदु आहे, जेके सिंगर आहिनि। ऐं उनखां पहिरियां मां हिकिड़ी नंढड़ी विश करणु चाहींदसि बर्थडे जी। 4 सालनि जो ओन मोहम्मद सुमरो आहे ऐं अॼु उन जी बर्थडे आहे, 4 साल जो थी वियो आहे। असांजे KTN फैमिली जो मेंबर आहे, असांजो प्यारो भाउ आहे अमीर अली, उन जो भाइटियो आहे। सो इलाही सालगिरह जूं मुबारकूं हुजनि तव्हांखे। अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत ऐं तंदुरुस्ती वारी ज़िंदगी अता करे, ऐं जेको आहे तव्हांजो फ्यूचर अल्लाह साईं बहितरीन करे, दुआ आहे। ऐं उन खां अलावा इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त जेके बि नंढड़ा ॿारड़ा आहिनि, हीअं त ज़ाहिर आहे 4 सालनि जो आहे, उनखे नाहे ख़बर, हुनखे असां विश करे रहिया आहियूं, पर इहे उहे मेमोरीज़ हूंदियूं आहिनि जेके घर भाती रखंदा आहिनि ऐं ॿारड़नि खे पोइ ॾेखारींदा आहिनि त तव्हांखे कंहिं न कंहिं विश कयो हुयो। सो किरण आंटी जी तरफ़ां तव्हांखे इलाही सालगिरह जूं मुबारकूं हुजनि। सो हाणे असां पंहिंजे गेस्ट खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या है डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप मैं सिंधी में बात करते करते फिर आपसे भी सिंधी में शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला है हमारे माशरे के अंदर हेयर फॉल, ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। लेकिन बात यह है कि मर्द जो है अगर बाल्डनेस आ जाती है उससे, तो उस बेचारे के साथ इशू ये होता है कि उसके रिश्ते भी नहीं आते फिर, ठीक है ना, परेशान हो जाता है, और जाहिर है कहीं बात हो भी रही हो तो फिर वो रिजेक्शन में आ जाती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और ये अर्ली साइंस जो हेयर फॉल के हैं वो क्यों हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बाल्डनेस इतनी जल्दी आज के दौर में मर्दों में क्यों आ रही है? देखिए जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो जेनेटिकली हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि जेनेटिक्स में होता है तो वो आगे जाके हमारी फैमिली में आता है। दूसरा ये है कि पानी का इस्तेमाल हो गया, और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। जब हमारी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है तो हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इमीडिएटली हमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को ट्रीट करना चाहिए। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, वो हम करवाते हैं। वो करवाने के बाद हम अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। और साथ साथ हमें PRP की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि ट्रांसप्लांट से बचने के लिए हम पहले PRP के कुछ सेशन कराएं, ताकि हमारे वही बाल बेहतर हो सकें, ताकि हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़ सके। अच्छा, आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हम जो एक डाइट ले रहे हैं उसके अंदर हमारी प्रॉपर वो जो एक सप्लीमेंट्स होती हैं वो नहीं ले रहे हैं, Exactly. जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो रहे हैं, जी, बाल बिल्कुल। टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। जी, उसमें जो मेन चीज़ होती है विटामिन D होता है, B12 होता है, फेरेटिन होता है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्बैलेंस होती हैं, जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो ये टेस्ट करवाने के बाद हम उसको बाकायदा आराम से ट्रीट कर सकते हैं। उसको डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के बाद आपके बाल बहुत बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये प्रॉपर सप्लीमेंट्स लें, चाहे वो फूड की सूरत में लें या मेडिसिन की सूरत में लें, तो हम मतलब ट्रांसप्लांट से भी बच सकते हैं।
किसी हद तक इनिशियल स्टेज पे बच सकते हैं। जब आपके पुराने बाल मौजूद हैं तो अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो आप काफ़ी हद तक हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप हेयर लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके बाल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं, तो हमें ट्रांसप्लांट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप बॉल्डनेस आ चुकी है तो फिर तो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। अच्छा, डोनर भी सेहतमंद होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर डोनर हमारा होगा तो तभी हम ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो उस डोनर को भी हमें ट्रीट तो करना होगा ना, जाहिर है उस डोनर को भी तो सेहतमंद बनाना होगा ना हमें। देखिए, ट्रांसप्लांट करने से पहले इसीलिए हम तमाम वो टेस्ट कराते हैं जिसमें हमारा डोनर बेहतर नहीं होता, यानी कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होती है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि हमारा डोनर भी साथ साथ बेहतर हो। जब डोनर भी सेफ रहेगा, अगर आप ट्रांसप्लांट करवा भी लें तो उसके बाद भी आपको हेयर फॉल का रहता है अंदेशा। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को साथ साथ चेक करना पड़ता है। तो उसको साथ साथ अगर आप चेक करते रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, तो सेकंड सेशन को आपको इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर पहले आपके एग्जिस्टिंग बाल मौजूद हैं तो। सही। अच्छा, दूसरा ये ज़रूर बताइए कि हेयर फॉल जिस तरह हो रहा है, जैसे अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ, डेली बेसिस पर जिस तरह मैं ब्रश कर रही हूँ तो बाल अगर गीले हैं, ब्रश कर रही हूँ तो उस वक्त अगर कुछ बाल मेरे ब्रश में आते हैं तो फ़िक्र होती है कि हाँ भाई अब बाल गिरना शुरू हो गए। वैसे अगर इस तरह बालों को छेड़ती हूँ तो बाल नहीं गिरते, ठीक है। और अगर ड्राई है बाल, और जिस तरह आजकल हमारी जो फील्ड है उसमें हमें हर किस्म की मतलब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, हेयर डाई भी लेना है, स्ट्रेटनर भी करना है, मतलब आपने हेयर ड्रायर भी यूज़ करना है, हर चीज़ आपने यूज़ करनी है, उस पे भी जब ब्रश करते तो बाल थोड़े बहुत गिरते हैं। कितने बाल मतलब नॉर्मल होते हैं गिरना, और सबसे ज़्यादा अगर जो गिरें तो फिर हमें फ़िक्र करनी चाहिए? देखिए, जो एक नॉर्मल बंदा है उसके 40-50 बाल गिरना पर डे नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी के सर पे बाल ही बहुत कम है तो 40-50 बाल गिरना उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद वाली बात है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, केमिकल ट्रीटमेंट से हमें अवॉइड करना चाहिए। नहीं कर सकते ना, हमारी फील्ड ऐसी है। और दूसरा कि जो आप शैम्पूज यूज़ करें वो हर्बल शैम्पूज हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, सल्फेट फ्री हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। हर्बल शैम्पूज हम लोग रिकमेंडेड करते हैं ताकि हमारे बालों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। वो कौन से शैम्पूज अगर आप बताना चाहें हर्बल में? देखिए, हर्बल नाम आ गया, हर्बल में बहुत सारी कंपनीज है, आप किसी का भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने इन्हीं का यूज़ करना है। सही, कोई भी कंपनी हो, लेकिन हर्बल हो। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी शैम्पूज़ हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के या बाहर के जितने भी हैं, हम कैरेटिन ढूंढ रहे होते हैं उसके अंदर, लेकिन हमें कैरेटिन मिलता नहीं है, जो आज के दौर में हमारे बालों से ख़त्म हो चुका है। कैरेटिन जो एक कुदरती बालों में होता है वो ख़त्म हो चुका है। बाल हमारे सल्फेट हो गए और शैम्पू भी हमारा सल्फेट है, तो सल्फेट फ्री जितने भी शैम्पूज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बस वो हर्बल शैम्पूज में आ गए ना आपके सारे। अच्छा। देखिए, हर्बल सबसे बेस्ट है, बाकी ये आप दूसरे शैम्पूज लेंगे उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल होती हैं जो कि हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होती हैं। और जिस तरह कोई डाई कर रहा है बाल, तो उस डाई करने से ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम कोई केमिकल चीज़ों को अपने बालों पे इस्तेमाल ना करें। अच्छा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सही। और किस स्टेज में हमें ज़रूरत होती है कि हम पीआरपी अब करवा ही लें? देखिए जी, पीआरपी के स्टेजेस वो होते हैं कि जब आपके बाल गिरना शुरू होते हैं तो इनिशियली अगर आप उसको कवर करते हैं तो आप ज़्यादा हेयर लॉस से बच सकते हैं। तो पीआरपी के शुरू में आप सेशन ले लें, कम से कम अगर ज़्यादा आपको हेयर फॉल है तो साल में 4-5 सेशन ज़रूर लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ पीआरपी के साथ साथ एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी आ गई है जिसको एक्सोसोम्स कहते हैं। अब एक्सोसोम्स और पीआरपी में डिफरेंस ये है कि एक्सोसोम्स हम अपने ब्लड से लेते हैं और पीआरपी अपने ब्लड से लेते हैं और एक्सोसोम हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, बाहर से कहाँ से मतलब? इंजेक्शन की फॉर्म में आती है। इंजेक्शन के फॉर्म में आती है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। उसके हमें अगर 2 सेशन भी ले लें साल में तो वो काफ़ी बेहतर होते हैं। मगर एक्सोसोम में भी वेरिएशंस हैं, कोई 10 बिलियन का यूज़ कर रहा है, कोई 15, कोई 20। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है, जो हायर लिमिट है वो 50,000 बिलियन की है। तो जो भी एक्सोसोम्स करवाए तो वो 50 बिलियन पे जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी फिर आप पीआरपी नहीं करवा सकते? देखिए, पीआरपी को कम कराने के लिए, जैसे हमारे पास टाइम नहीं है, हमने अब्रॉड जाना है, इंजेक्ट होगा। हाँ, जस्ट 1 इंजेक्ट होगा। जैसे हमारे किसी पेशेंट ने बाहर जाना है, पाकिस्तान में कम होता है,
तो वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि बार बार वो तो PRP नहीं करा सकता, पाकिस्तान नहीं आ सकता, तो वो ज़्यादातर वो लोग इस चीज़ को करते हैं। अच्छा, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में आई है अभी नहीं, एक्सोसोम? हाँ जी हाँ, इसको हम लेटेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, पहले क्योंकि आज से पहले हमने ये नाम नहीं सुना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले PRP पे रिलाई करते थे, अभी भी PRP कर रहे हैं, PRP से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक्सोसोम और भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो सगत बाबर जानी भी हिते मौजूद आए। क्या आयो भाउ, ठीक आयो? अल्लाह पाक जा करम केतिरो अर्सो थियो आहे तव्हांखे गाना ॻाईंदे? मूंखे 6 साल थिया आहिनि फील्ड 6 साल थी विया आहिनि। अच्छा, इन खां पहिरियां छा कंदा आहियो? हिन खां पहिरियां मां लेडीज़ टेलर जो कमु कंदो हुउसि। अच्छा, त पोइ गाननि ॻाइण जो शौक़ु कीअं थियो? बसि बचपन खां शौक़ु हुयो, बसि पोइ जी जी। सही, पोइ इन सां गॾु गॾु इहो कमु जारी रखियो अथव या छॾे ॾिनो अथव? न हाणे त फ़िलहालु सिंगिंग थो कयां मां। सिंगिंग जी जी सिख्या वरिती आहे? जी जी सिखिया वरिती। उस्ताद केरु आहे तव्हांजो? मुंहिंजो उस्ताद इरशाद अली बुर्डो आहे। अच्छा जी जी। ऐं तव्हां पाण किथां जा आहियो? खैरपुर मीरस जो। खैरपुर मीरस जी, जा। जी। सही, त पोइ हींअर प्रोग्राम जे स्टार्ट त नथी चई सघां, विच में ई छा पिया ॿुधायो? हिकिड़ो मुंहिंजो तमामु मशहूरु कलाम आहे, मुर्शिद असांखे इश्क तबाह करे वियो। वाह वाह, जी सही। वाह 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 वाह, बहितरीन बहितरीन, ज़बरदस्त। अञा असां इंजॉय करणु शुरू कयो ऐं गानो ख़तमु थी वियो। बहरहाल, कंहिंजी शाइरी आहे? हे मुंहिंजे वालिद साहिब जी आहे। अच्छा, मुंहिंजा बाबा साईं तमामु पुराणो हिकिड़ो शाइर आहे, हुनखे जलाल चंडियो साहिबु ॻायो आहे। माशाल्लाह, छा नालो आहे तव्हांजे बाबा जो? बाबा नवाज़ लाशारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही। त तक़रीबन बाबा जा ई गाना ॻाईंदा आहियो? बस सिलेक्शन सॼी एल्बम जी उहो ई कंदो आहे बस। जी जी। त केतिरा एल्बम अची चुका आहिनि? मुंहिंजा तक़रीबन 12 एल्बम अची चुका हैं। 12 अची जी, चुके हैं। सही, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर इजाज़त हो यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बिल्कुल, बाद ज़रूर। बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक जो। काने न वंजो, जल्दी हाजिर तक। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पाकिस्तान के अंदर कह सकती हूँ, जगह जगह, यहाँ कराची को ले लें, जगह जगह है ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स ओपन हो चुके हैं। ठीक है, बंदा जाए तो कहाँ जाए, कौन सा बेस्ट है, मतलब किस जगह जाएं कि हमें अच्छी सर्विस भी मिले, एटमॉस्फेयर भी मिले, किस पे हम ट्रस्ट करें? इतना बजट है नहीं है, कहीं जाते हैं तो बजटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर इंसान के पास जो है अपने जो भी एहसासे होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जितना होगा लिमिटेड होगा, तो उस वजह से जो है क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें ये है कि सबसे पहले जिसको भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो उसको मुकम्मल रिसर्च करनी चाहिए, उसको पता करना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है और किसके पास जाना है। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि आया आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि PMDC से रिकग्नाइज है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। जहाँ पे भी जाएं, कोई भी क्लाइंट जाए तो उसका हक बनता है कि वो पूछे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं, आप PMDC से अप्रूव हैं या नहीं। तो ये मेन फैक्टर हैं। और आप बाकायदा रिसर्च करें कि आया उन्होंने आज तक कोई ट्रांसप्लांट किया है, कितने ट्रांसप्लांट किए हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है, एक आम बजटिंग वाला बंदा जब कहीं पे भी जाएगा तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसको ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ से उसको कुछ रिज़ल्ट भी मिलें। तो ये उसका हक बनता है कि वो सवाल करे। सही, और जाहिर है हर किसी से पूछे भी, रिव्यूज़ भी देखे। एग्जैक्टली, रिव्यूज़ चेक करे, उस डॉक्टर के रिव्यूज़ वो ज़रूर चेक करे कि आया वो आज तक उसने कोई केस भी किया ही नहीं किया, या वो पहली दफ़ा अपना कोई छोटा सा सेटअप या बड़ा सेटअप खोल के बैठ गया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इस चीज़ को हमारे हर क्लाइंट को देखना चाहिए कि आया आप किस से ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जा रहे हैं, आके क्वालिफाइड है या नहीं, और PMDC से वेरीफाइड होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, एक और
बात कि अक्सर लोगों के बाल खड़े ही रहते हैं, ब्रश करो कुछ भी करो तो वो खड़े ही रहते हैं, या फिर उनको ब्रश करो तो वो बड़े घुंघरालू टाइप होते हैं, वो टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं, सीधे नहीं होते। इसकी क्या वजूहात हैं? जी, इसकी वजूहात जो है टेक्निकली फॉल्ट है ट्रांसप्लांट का। अच्छा। इसमें ये होता है कि जो एक्सपर्ट और वो क्वालिफाइड डॉक्टर की बात आ गई, जैसे जिसको पीएमडीसी वेरीफाइड करती है, तो उसमें उन्हीं लोगों को इजाज़त दी होती है कि जो प्रॉपर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ट्रांसप्लांट की। तो उसमें ये होता है कि जब ट्रांसप्लांट करते हुए एक डॉक्टर जब वो अपने यानी कि स्लिट्स बनाता है, एंगल, डेप्थ, डायरेक्शन, तो वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि किस एंगल में बाल जाएगा, कितने डेप्थ पे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो बाल खड़े रहेंगे, टेढ़े रहेंगे, आप उसको जितना भी कॉम करें, जेल करें, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बालों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? बालों की डायरेक्शन बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने आपको बाल दिए हैं, उसी डायरेक्शन में बाल लगने चाहिए। जब आप उसी डायरेक्शन में बाल लगाएंगे तो आप उसको कॉमिंग करने में आसानी होगी। आप उसको बैक कॉम करें, पार्टीशन करें, साइड्स पे करें, जैसे बनाना चाहें आपके बाल बन सकते हैं। सही। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया है कि ट्रांसप्लांट के बाद जो बैक के बाल होते हैं वो बड़े कमज़ोर और कम हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, कमज़ोर होना एक ट्रांसप्लांट के बाद एक अलग बात है, और पहले से कमज़ोर होना वो एक अलग बात है। पहले से जो कमज़ोर हैं तो उसको हम ट्रीट करके बेहतर कर सकते हैं, मगर ट्रांसप्लांट के बाद कमज़ोर होना, जैसे आपने कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद पीछे एक एरिया अक्सर लोगों का खाली हो जाता है, तो उस खाली होने की वजह ये होती है कि जब बाल निकाले जाते हैं तो ओवर हार्वेस्टिंग की जाती है। अच्छा। यानी कि कोई भी जो भी काम कर रहा है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाल निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बाल निकालने की कोशिश करते हैं तो हम अपने क्राइटेरिया से हट जाते हैं। जब क्राइटेरिया से हट जाते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग बाल डैमेज कर जाते हैं। जब वो बाल डैमेज होते हैं तो आपने जो निकाला वो डैमेज हो, वो भी पता नहीं कैसा निकला, ऐसी बात है, अनप्रोफेशनल बंदे ने अगर किया हो, और आपके जो एग्जिस्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा वो अलग आएगा। तो ओवर हार्वेस्टिंग जब होती है तो हमारा डोनर भी ज़ाया हो जाता है। सही। डोनर को पीछे से जब आप निकालते हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। ये तो अब टेक्नीशियन के ऊपर है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब जो पेशेंट है, जो है ट्रांसप्लांट कराने आया है, वो तो लेटा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन नॉलेज मेरा ख्याल है ज़रूरी। नॉलेज इम्पॉर्टेंट, वही हमारी शुरू वाली बात आ गई कि आप किसी प्रॉपर क्वालिफाइड और ट्रेन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये चीज़ों को जानता है और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा और अपनी सुपरविजन में सारा काम होगा उसका। सही, ज़बरदस्त। हिते जेको आहे मास्टर बाबर जानी भी असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं ख़ैरपुर खां आयल आहे, एॾो पंधु करे आयो आहे ऐं ख़ासि असांजे प्रोग्राम जे लाइ। सो हींअर असां उनखे चवंदासीं त असांखे हिकिड़ो ॿियो कोई गानो ॿुधायो। जी जी बिल्कुलु। कहिड़ो था ॿुधायो? मुंहिंजो तमामु मशहूरु कलाम आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां, सुठो कलाम आहे। मुखाना तो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो। मुखाना तो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो। मुझे रोवण ते खिलण वारा, मुझे रोवण ते खिलण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो। मुखाना तो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो। कुझु पंहिंजे हुस्न ते मगी, वरी कुझु ॿियनि जे चवण ते लॻी। ओ हुई कुझु पंहिंजे हुस्न ते मगी,
वरी कुछ ॿियनि जे चवण ते लॻी अलॻि मूंखे तूं करण वारा अलॻि मूंखे तूं करण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मुंहिंजी बाहां खां वठी तो मां मुंहिंजी पई हाणे जान छुटी हो चयो हुई मूंखे मुंहिंजी बाहां खां वठी तो मां मुंहिंजी पई हाणे जान छुटी ईअं मूंखे तूं चवण वारा ये मूंखे तूं चवण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो हो कीअं ऐं किथे परवेज़ आहे ख़ुशी लाशारी या ख़ुशि नाहे हो कीअं ऐं किथे परवेज़ आहे ख़ुशी लाशारी या ख़ुशि नाहे इहो सभ खां तूं पुछण वारा इहो सभ खां तूं पुछण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो मूंखां नातो छिनण वारा ॿुधो थम त मुले रोई पियो वाह 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 बेहतरीन बेहतरीन ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपका कितना एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट में और ये कब स्टार्ट किया आपने और आपको इस चीज़ का शौक़ क्यों हुआ? जी मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह सही। तो आपने जो पूछा कि आपको कैसे शौक़ हुआ, तो मुझे शौक़ ऐसे हुआ कि मेरे अपने बाल कम हो रहे थे जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ और मैं इस चीज़ में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं मोर देन 5000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ माशाल्लाह। और मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। सही। तो आपकी क्लिनिक कहाँ पर है? मेरी क्लिनिक ये है तारिक रोड के पास नूरानी कबाब जो मशहूर है इसके बिल्कुल बराबर में। इसके बिल्कुल बराबर में मोटर टाइम के फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, क्या नाम है आपकी? नेचुरल हेयर क्लिनिक बाय डॉक्टर फैसल अजीज। ठीक है, तो आराम से अपॉइंटमेंट मिल जाता है? जी बिल्कुल मिल जाता है आराम से अपॉइंटमेंट। सही। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम जैसे किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई आपके बाल कम हो रहे हैं, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, तो मेरा ख्याल है कि जो पेशेंट तो नहीं कह सकते, एक एडवाइस ज़रूर ले पहले आकर कि भाई क्या करना होगा, किस तरह करना होगा, और बाल ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट करवाऊँ या पीआरपी की तरफ जाऊँ या एक्सोसोम जिस तरह आजकल आया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एक पेशेंट को वही बात होती है कि एक सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है पहले।
एतमाद में लेना, उसके बाद आप उसकी बाकायदा प्रोसीजर की तरफ फिर जाए। तो इस तरह भी होते हैं, लोग आते हैं एडवाइस के लिए? जी बिल्कुल आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस क्लाइंट को भी कोई भी इशू है तो वो जाके डॉक्टर से डिस्कस करे अपना इशू। बहुत ज़रूरी है कि वो डिस्कस करे। अच्छा, लोगों के पास क्लिनिक में बहुत सारे लोग बिठाए होते हैं कि जो वो यानी कि डॉक्टर नहीं होते। तो हमारा ये ख्याल है कि एक पेशेंट अगर जा रहा है वहाँ पे तो उसका हक बनता है कि वो डॉक्टर से मिले, और ज़रूर मिले, क्योंकि डॉक्टर ही उसको बेहतर सजेशन दे सकता है, बजाय ये कि कोई नॉन टेक्निकल आदमी उसको मशवरा दे कि आप ये करें, वो करें, ऐसे करें। तो मेरा ख्याल में पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से डायरेक्ट मिले, ताकि डॉक्टर उसको प्रॉपर गाइडेंस दे कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और कितने टाइम में आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। आया आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या अभी आप फ़िलहाल इसको होल्ड करें, इसको ट्रीटमेंट पे रखें, आपकी एज कम है, मुख्तलिफ सिनेरियो हैं ट्रांसप्लांट के, इतनी जल्दी भी नहीं करना। अब जिस पेशेंट बहुत यंग अगर पेशेंट है 17-18 साल का, तो उसको वेट करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट पे रखना चाहिए, उसका फ़ौरन ट्रांसप्लांट हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सही। तो ट्रांसप्लांट में जो है एज की कोई लिमिट नहीं है कि आप किस एज तक ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। हमारे पास 70-80 ईयर्स के भी लोग आए हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है। तो उनका डोनर इतना अच्छा होता है? इत्तेफाक है कि किसी का अच्छा होता है, किसी के नहीं होता। जिसका अच्छा होता है तो उसका इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है। जिसके डोनर अच्छे नहीं होते तो उसको लिए हम ट्रांसप्लांट के लिए उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। सही। कि उसका ट्रांसप्लांट ना किया जाता है ज़्यादा बेहतर है। एक तो वो अपना पैसा भी ज़ाया करेगा और उसकी विश भी जाएगी और उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, और जिस डॉक्टर ने किया है तो वो उसके लिए भी बुराई इम्पैक्ट पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, हेल्थ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी प्रॉपर कंसल्टेशन होती है, उसके बाद उसको तमाम टेस्ट दिए जाते हैं, और साथ साथ टेस्ट से पहले उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि आया कि वो क्या क्या चीज़ें ले रहा है। अगर वो कोई मेडिसिन ले रहा है, खून पतला करने की दवाई ले रहा है, तो उसको मैं ट्रांसप्लांट से पहले कम से कम 10 दिन पहले उसको हमने बंद करना होता है, ताकि ट्रांसप्लांट करते हुए हमें उनका खून जो होता है गाढ़ा चाहिए होता है, तब पतला ना हो, वो फिर वरना ब्लीड करता रहता है। इसी तरह अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। अगर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो हम उसका ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आज भी मतलब पहले तो एक कट दे के जो है ट्रांसप्लांट किया जाता था, आज टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो आज भी मतलब वही टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि ब्लड तो फिर भी निकलता ही है, तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बाल भी लग जाए, खून भी ना निकले? देखिए, ऐसा नहीं है, इतना ब्लड नहीं निकलता। ये मिथ्स हैं कि जी ब्लड ज़ाया होता है, किसी का कोई ब्लड नहीं ज़ाया होता। अगर कोई प्रॉपर और अच्छा डॉक्टर है तो मेरा ख्याल में ये मिथ गलत है कि ब्लड निकलता होता है। ब्लड जस्ट एक सुपरफिशियल इंसिजन होता है और उसमें से बाल निकाले जाते हैं। आजकल तो रोबोट्स आ गए हैं, AI का दौर है। वो रोबोट्स हमारे मुल्क में अभी नहीं पहुँचे। कितना वक्त लगेगा? 20-25 साल? हम बहुत पीछे, हम बहुत पीछे। तो हमारा जो सवाल था हम शायद उससे आगे पीछे हो गए। सही। तो ये मतलब मिथ्स हैं, मिथ्स हैं, मतलब हाँ बिल्कुल माइंड डाइवर्ट करने वाली बात है कि आप ना करवाएं। देखिए, आप FUT भी एक अच्छा प्रोसीजर है, वो भी करवा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? वो भी आप हमारे FUT जो होता है बैक साइड से, जैसे आपने कहा कि एक इंसिजन देके एक स्ट्रिप ले लेते हैं, हम उसको फिर स्टिच करके क्लोज कर देते हैं, जिसको आप ओल्ड टेक्निक कह रही हैं, इसको FUT कहते हैं। मगर अगर किसी का डोनर नहीं है तो फिर वो उसको मजबूरी है FUT की तरफ जाना। और दूसरा प्रोसीजर हमारे पास है FUE, जो कि हम बाल बैक साइड से डोनर एरिया के एक एक बाल को खींच के निकालते हैं। सही। उसको हम FUE कहते हैं, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। सही। और तीसरा प्रोसीजर जो है, अगर डोनर आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो हाइब्रिड है, जिसमें एक माइक्रो स्ट्रिप लेते हैं, साथ में कुछ FUE कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ फॉलिकल मिले, ताकि हम जाके थोड़ा सा हेड कवर हो सके। अच्छा। अगर जिसका डोनर नहीं है। अच्छा, केयर क्या करनी है आफ्टर ट्रांसप्लांट? देखिए, केयर कोई इतनी खास नहीं है, बस ये कि एक्सेशन वाला काम कुछ दिन ना किया जाए, बस इतना ही है, कोई ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपका एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन है तो आप वेरी सेकेंड डे ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कैप्स वगैरह यूज़ करें? हाँ, कैप्स का ये है कि अगर आप आउटडोर जाते हैं तो उसमें कैप अगर वेयर कर लें तो बहुत अच्छा है, ताकि आप सेप्टिक से बच सकें। सही। और उन्हीं बालों को फिर डाई भी किया जा सकता है?
आफ्टर सम टाइम? हाँ, 1 साल के बाद, और फिर आप अच्छा, उसको 1 डाई, साल। हाँ जाहिर सी बात है बेहतर हो जाए, पहले बाल ग्रो कर जाएं, क्योंकि शुरू में जो हम बाल लगाते हैं, जैसे आज हमने ट्रांसप्लांट किया, कल एक फॉलो विजिट पे वो आएगा पेशेंट, जिसका मैं उसको हेड वॉश का तरीक़ाकार बताएंगे, और उसके बाद जो हमने जो बाल लगाए तकरीबन 3 महीने का टाइम होता है जो शेडिंग पीरियड होता है, जिसमें हमारे सारे बाल गिर जाते हैं जो हमने ट्रांसप्लांटेड किए होते हैं। आफ्टर 3rd मंथ हमारे उन बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती है। 6 मंथ में तकरीबन 50% हमें रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, और साल भर में तकरीबन पूरा हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है ट्रांसप्लांट का। सही। तो सर ये पॉकेट पे कितना भारी है? देखिए डिपेंड करता है अच्छा है कि या भारी है? देखिए डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कितना है, हमें कितने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। सही। जो इसका इनिशियली जो बजट आता है वो 70-80,000 से स्टार्ट होता है, तो उसको हम 3, 4, 2.5, 2, 3 जहाँ तक भी जा सकता है वो जा सकता है। सही। मगर है। हमारे पास जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट आते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। सही। अच्छा, हेयरलाइन का भी बड़ा वो होता है ना कि इसका ध्यान बिल्कुल एग्जैक्टली, हेयर लाइन हमारे ट्रांसप्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी हेयर लाइन किसी ने ख़राब कर दी है या ख़राब बन गई है तो वो सही होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो वो सही नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? जब वो बाल लगे फिर उसको बालों को अगर हम दोबारा निकालेंगे तो यानी कि पहली दफ़ा जो हेयर लाइन बन गई वो सबसे बेहतरीन हेयर लाइन होती है। तो बजाय ये वही बात आ गई कि आप जो डॉक्टर सेलेक्ट करें तो आपको पता होना चाहिए वो प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है। इन्वेस्टिगेट करें सबसे पहले कि वो डॉक्टर कितना काबिल है और ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। रिव्यूज़ चेक करें ऐं आसे पासे में पुछो ज़रूर त केतिरा पेशेंट उन वटि वञी चुका आहिनि, केतिरा वार लॻाए चुका आहिनि, केतिरा ट्रीटमेंट कराए रहिया आहिनि। इहे सभु शयूं ॾाढियूं इम्पॉर्टेंट हूंदियूं आहिनि। बजाए जो असां वञी कंहिं जाइ ते पैसा ज़ाया कयूं, असांखे रिज़ल्ट बि न मिले त उहा ग़लति ॻाल्हि आहे। पर हमेशह कंहिं बि डॉक्टर ॾे वञो त इन्वेस्टिगेट लाज़मी कयो त हीउ डॉक्टर कीअं आहे ऐं कीअं असांखे रिज़ल्ट ॾींदो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। अच्छा लगा, आपसे बहुत नॉलेजेबल बातें हुई। और कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज यही है कि आप जहाँ पे भी जाएं ट्रांसप्लांट करने के लिए, आप किसी से भी ट्रांसप्लांट कराएं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कि आए ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। तव्हां खां लास्ट में गानो ज़रूरु ॿुधंदासीं ऐं इंशाल्लाह व्यूवर्स सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। ऐं सुभाणे जो जेको प्रोग्राम असां तव्हां लाइ डिज़ाइन कयो आहे तमामु बहितरीन प्रोग्राम आहे। सो ज़रूरु ॾिसजो, ॾिसणु न विसारजो सुभाणे जो प्रोग्राम। हींअर मां डिस्क्लोज़ नथी कयां, सुभाणे ही डिस्क्लोज़ कंदासीं इंशाल्लाह। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी वाह। प्यारो मुझो प्यारा सारी दोहूं दे, रोई कुंड में घोड़ा हारी दोहूं दे। प्यारो मुझो प्यारा सारी दोहूं दे, रोई कुंड में घोड़ा हारी दोहूं दे, रोई कुंड में घोड़ा हारी दोहूं दे। थी खत्म तुझी वॾाई वैया, थी खत्म तुझी वॾाई वैया, छॾे यारो वियो अथई इहा ख़बर पई आ, छॾे यारो वियो अथई इहा ख़बर पई आ। हाणे फैज़ तुंहिंजो कॾहिं कोन थींदो, सॼो सोन थी पोइ तो ॾे न ईंदो। हाणे फैज़ तुंहिंजो कॾहिं कोन थींदो, सॼो सोन थी पोइ तो ॾे न ईंदो, सॼो सोन थी पोइ तो ॾे न ईंदो। सरकीअ बि तोखां हाणे दिलि पली आ, सरकीअ बि तोखां हाणे दिलि पली आ, छॾे यारो वियो अथई इहा ख़बर पई आ, छॾे यारो वियो अथई इहा ख़बर पई आ। हाणे रो